नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सिंपल स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम 9 फरवरी 2024 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, समान नागरिक संहिता विधेयक को लागू करने वाला उत्तराखंड कौन सा राज्य बन गया है? तो उत्तराखंड दूसरा राज्य बन गया है UCC को लागू करने वाला। इससे पहले गोवा में ये लागू है, ठीक है, और अब उत्तराखंड दूसरा राज्य बन गया है। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता विधेयक को लागू करने वाला स्वतंत्रता के बाद पहला राज्य बन गया है, ठीक है। तो स्वतंत्रता के बाद ये लागू करने वाला पहला राज्य है, जबकि ओवरऑल ये दूसरा राज्य है। इस विधेयक की विशेषताएं क्या है? तो इसमें जनजाति समुदाय के लिए छूट दी गई है। यह अनुसूचित जनजाति, जो वहाँ की 2.9% आबादी है, के सदस्यों पर यह लागू नहीं होता। यह भारत के संविधान के तहत संरक्षित उनके पारंपरिक अधिकारों और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करता है। लिव इन रिलेशनशिप का विनियमन करता है, ठीक है। तो लिव इन संबंधों को पंजीकृत करने के लिए बाध्य करता है, जिससे उनकी कानूनी मान्यता और सुरक्षा प्रदान की जा सके। बहुविवाह और द्विविवाह का निषेध करता है। विवाह का पंजीकरण अनिवार्य करता है, 60 दिन के अंदर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। बच्चों के अधिकारों की प्रगतिशील मान्यता, ठीक है। तो यह नाजायज बच्चों के लेवल को खत्म करता है, यानी कि लिव इन रिलेशनशिप वाले जो बच्चे होते हैं उनको भी कानून के तहत वैधानिकता प्रदान करता है। तलाक के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है, ठीक है। कुछ मुस्लिम पर्सनल लॉ प्रथाओं का अपराधीकरण करता है और विरासत के अधिकार में लड़के एवं लड़कियों दोनों को ही समान अधिकार प्रदान करता है। लेकिन इस विधेयक में LGBTQIA+ रिश्तों की अनदेखी की गई है, ठीक है। तो समलैंगिक जोड़ों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने में ये असफल रहा है, यानी कि इसमें LGBT समुदाय को सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है। UCC की बात करें तो ये पूरे देश के लिए समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद आदि कानूनों को एक रूपता प्रदान करने का प्रावधान करता है। संविधान में अनुच्छेद 44 में राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा, ये कहा गया है। वर्तमान में गोवा एकमात्र राज्य है जहां UCC लागू है। हिंद महासागर क्षेत्र सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन 9 से 10 फरवरी 2024 को पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने किया है। 2 दिवसीय इस सम्मेलन का आयोजन मुख्यतः भारतीय विदेश मंत्रालय के इंडिया फाउंडेशन के द्वारा वार्षिक तौर पर किया जाता है। इस संस्करण का विषय रहा है एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। इस सम्मेलन में 22 से अधिक देशों के मंत्रियों और 16 देशों और 6 बहुपक्षीय संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया है। हिंद महासागर सम्मेलन के आयोजन की शुरुआत 2016 में सिंगापुर में हुई थी और इसमें 30 देशों ने भाग लिया था, जबकि इससे पिछला वाला जो हिंद महासागर सम्मेलन है वो मई 2023 में बांग्लादेश के ढाका में आयोजित किया गया था। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो कैनबरा यहाँ की राजधानी है। ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यहाँ की मुद्रा है। ऊपर प्रधानमंत्री हैं एंथोनी अल्बानीज। फरवरी 2024 में किसने मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों के परिवहन और ईंधन के रूप में LNG शीर्षक नामक रिपोर्ट जारी की है? तो ये उपरोक्त दोनों नीति आयोग ने भारत में नीदरलैंड के दूतावास के साथ मिलकर के ये रिपोर्ट तैयार की है। नीति आयोग जिसके अध्यक्ष हैं सुमन बेरी, ठीक है। भारत में नीदरलैंड के दूतावास, तो नीति आयोग और भारत में नीदरलैंड के दूतावास ने 6 फरवरी 2024 को मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों के परिवहन ईंधन के रूप में LNG शीर्षक नाम की रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट को गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 के आयोजन के दौरान जारी किया गया है। नीति आयोग और नीदरलैंड ने 2020 में इसमें इस आशय की साझेदारी की थी, जिसके तहत ऊर्जा स्रोतों में बदलाव के क्षेत्र में सक्रिय रूप से सहयोग करने के लिए दोनों पक्षों के मध्य आपसी सहयोग और पहले परिणाम के रूप में ये रिपोर्ट जारी की गई है। तो नीति आयोग और नीदरलैंड के बीच 2020 में इसके लिए समझौता हुआ था और अब इसके परिणाम स्वरूप ये रिपोर्ट जारी की गई है। यह रिपोर्ट ईंधन स्रोत के रूप में LNG का लाभ उठाने, मध्यम और वाणिज्यिक मानदंड में इसके उपयोग को अनुकूलित करने पर केंद्रित है। नीदरलैंड की बात करें तो नीदरलैंड हरित हाइड्रोजन क्रांति शुरू करने और जीवाश्म ईंधन को प्रतिस्थापित करने के लिए यूरोपीय पहल में सबसे आगे है, ठीक है। तो जो नीदरलैंड है यूरोप में हरित हाइड्रोजन क्रांति शुरू करने में सबसे आगे है। नीदरलैंड यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा हाइड्रोजन उत्पादक राष्ट्र है। चीन विश्व में हाइड्रोजन का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। यह रिपोर्ट उन रणनीतियों पर प्रकाश डालती है जो प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति में 15% गैस हिस्सेदारी और 2070 तक नेट जीरो का उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करेगी, ठीक है। नीदरलैंड की बात करें तो एम्स्टर्डम यहाँ की राजधानी है और डच गिल्डर यहाँ की मुद्रा है। प्रधानमंत्री मार्क रेड हैं
और यहाँ के सम्राट विलियम अलेक्जेंडर हैं। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत 38वें स्थान पर रहा है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी साझा की है। विश्व बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत 139 देशों में 38वें स्थान पर रहा है। भारत की रैंकिंग 2018 में 44वें स्थान पर थी, जबकि 2014 में ये 54वें स्थान पर था। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक की बात करें तो ये एक इंटरैक्टिव बेंचमार्क टूल है जो देशों को व्यापार लॉजिस्टिक पर उनके प्रदर्शन में आने वाली चुनौतियों और अवसरों की पहचान करने में मदद करता है। ये लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है, उसको 6 मानदंडों के आधार पर तैयार किया जाता है। इसमें सीमा शुल्क, बुनियादी ढांचे, लॉजिस्टिक सेवाओं की गुणवत्ता, शिपमेंट की व्यवस्था में आसानी, ट्रैकिंग और ट्रेसिंग और समयबद्धता को इसमें देखा जाता है। विश्व बैंक की बात करें तो 22 जुलाई 1944 को, ठीक है, 1944 को ब्रिटेन वुड सम्मेलन के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी यूएसए में है। अजय बंगा इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं और 189 इसके सदस्य हैं। और इसकी शेयरधारता की बात करें तो सर्वाधिक शेयर इसके पास हैं। यूएसए के पास इसके 17.25% शेयर हैं, जबकि शेयरधारता के मामले में भारत इसमें 7वें नंबर पर हैं और 2.91% भारत के पास इसके शेयर हैं। फरवरी 2024 में विविधता का अमृत महोत्सव पूर्वोत्तर भारत की समृद्धि का अनावरण करने वाला एक सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है द्रौपदी मुर्मू जी ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 8 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान है वहाँ पर, ठीक है, 4 दिवसीय सांस्कृतिक समारोह का उद्घाटन किया है। और यह समारोह जो विषय रहा है उसका विविधता का अमृत महोत्सव पूर्वोत्तर भारत की समृद्धि का अनावरण करने वाला एक सांस्कृतिक उत्सव नाम से ये महोत्सव आयोजित किया गया है। यह कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन के परिसर के अंदर अमृत उद्यान में उद्यान उत्सव 2024 के एक हिस्से के रूप में आयोजित किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय की साझेदारी के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र या पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो इसमें उत्तर पूर्व भारत के 8 राज्य आते हैं, जिनमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ सिक्किम शामिल है, ठीक है। तो ये कुल 8 राज्य आते हैं। हाल ही में श्रील प्रभुपाद की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इनकी ये 150वीं जयंती मनाई गई है। प्रगति मैदान के भारत मंडपम में श्रील प्रभुपाद जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया और इस अवसर पर एक डाक टिकट व सिक्के का अनावरण किया गया। श्रील प्रभुपाद की बात करें तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जिन्हें श्रील प्रभुपाद के नाम से भी जाना जाता है, ये एक आध्यात्मिक गुरु थे और इनका जन्म 6 फरवरी 1874 को पूरी ओडिशा में हुआ था। उन्हें 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरुओं में से एक माना जाता है। इन्होंने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कंसेंसेशन, जिसे इस्कॉन शॉर्ट में कहा जाता है, की स्थापना की थी, जिसे हरे कृष्णा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इस्कॉन वैदिक या हिंदू संस्कृति के भीतर एक एकेश्वरीवादी परंपरा है। इन्होंने एक वैष्णव धार्मिक संगठन गौंडी मठ की स्थापना की थी। 1913 में इन्होंने कलकत्ता में एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी, जिसका नाम भगवत यंत्र रखा गया था, जिसका अर्थ होता है भगवान की मशीन। इन्होंने बंगाली में चैतन्य चरितामृत लिखा और सज्जन तोसानी पत्रिका छापी। विश्व रक्षा प्रदर्शनी 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है सऊदी अरब के रियाद में। विश्व रक्षा प्रदर्शनी 2024 का आयोजन 8 से 10 फरवरी 2024 तक सऊदी अरब के रियाद में किया गया है। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने किया है। इस शो में रक्षा तकनीकी की प्रगति पर प्रकाश डालता है और कंपनियों के बीच वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ये आयोजित किया गया है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, ठीक है, के साथ बैठक की है और इस दौरान द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा की है। भारत का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत की स्थापना करना है, जबकि सऊदी अरब का उद्देश्य विजन 2030 है। तो दोनों के ही राष्ट्रीय कार्यक्रम दोनों पक्षों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी हो सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों ही विजनों के उद्देश्य एक ही है, अपने घरेलू स्तर पर उत्पादन को बढ़ावा दे करके आत्मनिर्भरता हासिल करना। सऊदी अरब की बात करें तो रियाद राजधानी है और रियाल यहाँ की मुद्रा है। मोहम्मद बिन सलमान यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किसने किया है? तो इसका आयोजन किया है टेरा ने, TERI ने। 23वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 7 से 9 फरवरी 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। यह सम्मेलन वार्षिक
प्रमुख मल्टी स्टेक होल्डर कार्यक्रम है जो द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, जिसे टेरा कहा जाता है, द्वारा आयोजित किया जाता है। और इसका विषय रहा है सतत विकास और जलवायु न्याय के लिए नेतृत्व। 2001 में इसकी शुरुआत की गई थी। सतत विकास की अवधारणा की बात करें तो ये क्या होता है, तो ऐसा विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने पर जोर देता है, उसे सतत विकास कहते हैं। और यह अवधारणा 1983 में स्थापित ब्रिटलैंड आयोग, जिसे पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र विश्व आयोग भी कहा जाता है, तो इसके द्वारा 1987 में ब्रिटलैंड कमीशन रिपोर्ट आई थी और इसमें सतत विकास की धारणा का जिक्र किया गया था। टेरा यानी कि ऊर्जा और संसाधन संस्थान की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। पहले इसका क्या नाम था, तो टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान इसका पुराना नाम है। स्थापना इसकी कब की गई थी, तो 1974 में इसकी स्थापना की गई थी और 2003 में नाम बदल करके इसका टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान से ऊर्जा और संसाधन संस्थान कर दिया गया था। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। टेरा सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत है। यह ऊर्जा, पर्यावरण और सतत विकास के क्षेत्र में अनुसंधान गतिविधियों के लिए एक गैर सरकारी और गैर लाभकारी संगठन है। अब हम अन्य महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। तो पहली खबर है एलपीजी वितरण को बेहतर करने के लिए बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने प्योर फॉर श्योर का अनावरण करने की घोषणा की है। गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा इस पहल का उद्घाटन किया गया है। एक प्रसिद्ध गणित शिक्षक और सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को 6 फरवरी को संयुक्त अरब अमीरात सरकार से प्रसिद्ध गोल्डन वीजा प्रदान किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए सामाजिक उपेक्षा का हवाला देते हुए और उनके समान अधिकारों की वकालत करते हुए दिल्ली में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुक्त बस यात्रा की घोषणा की है। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा जाएगा। विदेशों में रहने वाले तेलंगाना के नागरिकों की सुरक्षा चिंताओं के लिए तत्काल समर्थन और सहायता की आवश्यकता को पहचानते हुए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक समर्पित सहायता हेल्प डेस्क की स्थापना की घोषणा की है। नीमा सरीखानी को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2023 मिला है। उन्हें यह सम्मान बर्फ पर सो रहे ध्रुवी भालू की तस्वीर, जिसे आइसबर्ड नाम दिया गया है, के लिए यह पुरस्कार मिला है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी ने लगातार छठी बार रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों ये थे हमारे 9 फरवरी 2024 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। धन्यवाद।